ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहाँ पर लोग अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज के इतने दीवाने हैं कि अगर उन्हें कोई बीमारी भी हो जाए तो फैंस चाहते हैं कि वो बीमारी भी उन्हें हो जाए ताकि वो अपने स्टार से एक गहरा रिश्ता महसूस करें और उनके दर्द को भी महसूस कर सकें। तो फिल्म की शुरुआत होती है सिड मार्च से, जो कि हमारी फिल्म का मेन करेक्टर भी है। सिड लूकस क्लिनिक के लिए काम करता है। ये क्लिनिक कोई आम क्लिनिक नहीं है। ये क्लिनिक बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से उनकी बीमारियां यानी उनके खून के वायरसेस खरीदता है। जब कोई सेलिब्रिटी बीमार होता है तो ये क्लिनिक उनका खून लेता है और उस खून के अंदर बीमारी के वायरस को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है ताकि वो वायरस सिर्फ उसी एक बंदे तक रहे जो इस बीमारी को महसूस करना चाहता है, आगे किसी तक ना जाए। फिर जो फैंस अपने हीरोज जैसा बीमार होना चाहते हैं वो क्लिनिक में पैसे देते हैं और क्लिनिक उन्हें वो वायरस इंजेक्ट कर देता है। सिड का साथी है इस कंपनी में डायरेक्ट, जो मशहूर सेलिब्रिटी हैना गैसेट से वायरस लेने का काम करता है। हैना इस क्लिनिक की सबसे बड़ी स्टार है, साथ ही साथ पूरी दुनिया की भी वो बहुत बड़ी स्टार है और लोग उसकी हर चीज के दीवाने हैं। अक्सर उसे जानबूझकर बीमार किया जाता है ताकि उसकी बॉडी से वायरस को निकाल कर बेचा जा सके और पैसे कमाए जा सके। इस क्लिनिक से किसी भी वायरस को चुरा कर बाहर लेकर जाना और इलीगली बेचना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन सिड थोड़ा सा चालाक है। वो क्लिनिक में काम करते हुए चुपके से वायरस चोरी करता है और अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। यानी इस टाइम वो अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को एक कंटेनर की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि बिना चेकिंग के वो वायरस को कंपनी से बाहर ले जा सके। फिर वो अपने घर आता है और एक मशीन से अपने खून में से वो सारा वायरस निकाल लेता है, अपने खून को प्योरीफाई कर लेता है, यानी उस वायरस से पाक कर लेता है और फिर उस वायरस को ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए आर्विद नाम के एक आदमी को दे देता है। अब आर्विद एक ऐसी कंपनी के लिए काम करता है जहां पर सेलिब्रिटीज की बॉडी के सेल्स का इस्तेमाल करते हुए आर्टिफिशियली उनका गोश्त बनाया जाता है ताकि लोग उन्हें खा सकें। जी हाँ, ये दुनिया इतनी ही अजीब है। आर्विद भी अपनी कंपनी के साथ गद्दारी करता है जिस तरह सेट करता है। वो भी अपनी कंपनी में से सेलिब्रिटीज के सेल चुराता है, फिर अपने घर में बनी हुई लैब में आर्टिफिशियली उस मीट को तैयार कर कर ब्लैक मार्केट में बेचता है। यानी ये सब लोग मिले हुए हैं। एक दिन सिड का साथी डेरेक, जो उसी की कंपनी में काम करता था, वो वहां से वायरस चुराते हुए पकड़ा जाता है और इसीलिए पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। यहाँ सिड की कंपनी को दोबारा खबर मिलती है कि हैना दोबारा से बीमार हो गई है। अब क्योंकि हैना का ब्लड लेने का काम डेरिक किया करता था तो उसका ये काम मिल जाता है सिड को और सिड हैना के घर हैना के ब्लड सैंपल से वायरसेस लेने के लिए जाता है। वो जानता था कि ये ब्लड सैंपल तो जाती ही कंपनी उससे ले लेगी। उसे खुद भी तो हैना का ये नया वायरस चाहिए था ताकि वो ब्लैक मार्केट में बेच सके। इसी लालच में वो हैना का ब्लड अपनी भी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है, लेकिन अब की बार उसने ये एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है। वो बहुत अच्छे से जानता था कि कंपनी वायरस को मॉडिफाई करके किसी दूसरे की बॉडी में इंजेक्ट करती है ताकि वायरस ज्यादा लोगों में ना फैल सके और फैंस को मरने की हद तक बीमार ना कर सके। लेकिन सिड ने तो मॉडिफिकेशन की ही नहीं थी और वो ये भी जानता था कि इसका अंजाम क्या हो सकता है, लेकिन प्लान उसने सारा सोच रखा था कि वो कंपनी से घर जाते ही अपने खून को प्योरीफाई कर लेगा, यानी एक मशीन के जरिए अपने खून से सारा वायरस बाहर निकाल लेगा। लेकिन मामला उसकी सोच से ज्यादा गड़बड़ हो जाता है जब उसे रास्ते में ही तेज बुखार हो जाता है और उसका दिमाग घूमने लगता है। घर पहुंचकर जैसे ही वो अपनी मशीन को ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि वायरस को उसकी बॉडी से निकालने वाली मशीन के कुछ पार्ट्स भी उसके टूट चुके हैं और इस तरह उसे ये बीमारी और ज्यादा झेलनी पड़ेगी। बेचारा अफसोस करते हुए कहीं पर लेट जाता है और जब न्यूज ऑन करता है तो उसे एक बहुत बड़ा धचका देने वाली खबर ये मिलती है कि हैना गैसेट की उसी वायरस से मौत हो चुकी है जो वायरस अब उसकी बॉडी में था। तो क्या अब वो भी मरने वाला था? यहाँ पूरे शहर में हल्ला मच जाता है। फैंस हैना के मरने वाले वायरसेस को लेने के लिए पागल हो जाते हैं और मजे की बात यह है कि सिड के पास भी अभी वो वायरस है। उसके पास एक अच्छा मौका है उस सारे वायरस को बेचकर अच्छे पैसे कमाने का, लेकिन शायद वो ये सब करने से पहले ही मर जाएगा क्योंकि उसके पास मशीन ही नहीं है जो उसकी बॉडी से इस वायरस को निकाल दे। सिड अपनी मशीन को ठीक करवाने के लिए आयुर्वेद के पास जाता है जो उसे लिवाइन नाम के एक गैंगस्टर से मिलवाता है। गैंगस्टर होने के साथ साथ वो एक स्मगलर भी था, लेकिन वो ड्रग्स की स्मगलिंग नहीं करता था, वो भी इन्हीं वायरसेस की स्मगलिंग करता था। लिवाइन मशीन के ठीक करने के बदले सिड से सिड का खून मांगता है जिसमें वो वायरस है, लेकिन सिड ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि अगर उसने वायरस लिवाइन को दे दिया तो वो क्या बेचेगा। उसने तो अपनी जान जोखिम में डाली थी ये सब करने के लिए। ये डील कैंसिल कर जब सिड यहाँ से जाने ही वाला होता है तो लिवाइन जबरदस्ती सिड को अपने साथियों के साथ पकड़ लेता है और उसका खून निकाल लेता है।
लिवाइन के लोग उसका खून निकालते ही उसे यहीं पर फेंक देते हैं और तभी अचानक कुछ और लोग आकर उसे उठाकर एक सीक्रेट जगह ले जाते हैं, जहाँ जाकर सिड को एक शॉकिंग न्यूज ये भी पता चलती है कि हैना अभी मरी नहीं थी। असल में वो अभी भी जिंदा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में है। हैना का डॉक्टर यहाँ पर सिड को बताता है कि हैना को जानबूझकर वो वायरस दिया गया है ताकि उसको बीमार करके बाद में उसकी बीमारी बेची जा सके। लेकिन बुरी बात यह है कि किसी कंपनी ने शरारत कर दी है और वायरस को ऐसा बनाया है कि उसे पहचाना न जा सके और हैना का इलाज ना हो सके और हैना मर जाए। पता चलता है कि डॉक्टर खुद भी हैना का बहुत बड़ा फैन था और यहाँ उसने मरती हुई हैना की स्किन को उतारकर अपनी बाजू पर लगा लिया था। सिड जो सालों से ऐसे ही फार्मा कंपनीज के साथ जुड़ा हुआ था, वो फौरन ही फार्मा कंपनी की चाल समझ जाता है कि जिसने भी हैना को मारने के लिए वो वायरस बनाया होगा, हैना के मरने की वजह से उस वायरस की मशहूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी और वो कंपनी इस तरह बहुत पैसे कमाएगी। सिड को डॉक्टर ने इसलिए बुलाया था क्योंकि सिड काफी सारी कंपनीज के साथ काम कर चुका था और उनके वायरस बनाने के तरीकों को भी जानता था। सिड भी जल्द ही वायरस इस पर रिसर्च करते हुए ये पता चला लेता है कि वायरस किस कंपनी ने बनाया था। कंपनी का पता चलते ही ये लोग अब जल्द ही उस कंपनी के पास जाकर उनसे हैना के वायरस का एंटीडोट ले सकते थे, लेकिन इससे पहले कि सिड कुछ कर पाता, लिवाइन उसे दोबारा पकड़ लेता है। लिवाइन चाहता है कि सिड को लाइव टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया जाए, दिखाया जाए, क्योंकि सिड हैना वाले वायरस से सफर कर रहा है। वो जानता है कि जब लोगों को ये बात पता चलेगी तो लोग सिड की तरफ देखने के लिए मरे जाएंगे और बहुत पैसा देंगे। काफी देर तो सिड को यहाँ से भागने का कोई मौका नहीं मिलता और जैसे ही लिवाइन यहाँ उसके पास आता है तो वो अपनी बॉडी से खून निकालते हुए लिवाइन को ब्लैकमेल करता है कि मैं ये तुम्हें लगा दूंगा और इस तरह वो लिवाइन को और यहाँ की गार्ड नर्स को धमकाते हुए यहाँ से निकल जाता है। भागकर वो एक सेफ जगह तो आ गया था, लेकिन अब वो अकेला था और बीमार भी। वो समझ जाता है कि अब इस दुनिया में अच्छाई काम नहीं करती, सिर्फ पैसा और पावर काम करती है, जिसके लिए वो अब हैना के डॉक्टर को भी छोड़कर उसी कंपनी के पास चला जाता है जिसने हैना को मारने के लिए वो वायरस बनाया था। वो वहां पर उस कंपनी के साथ एक डील कर लेता है, जिसके काफी टाइम बाद अब हमें सिड को सेहतमंद दिखाया जाता है। पता चलता है कि उसने हैना को मारने की ही डील की थी और फिर हैना की फैमिली की और इस फार्मा कंपनी की आपस में डील करवा दी थी। बहुत सारे पैसों के बदले हैना की फैमिली ने हैना की बॉडी को इस कंपनी को दे दिया था, जिसके बाद अब इन्होंने हैना को मारकर उसे एक ऐसी मशीन में डाल दिया था जहां पर उसकी बॉडी जैसी और बॉडी बनती रहे। और इस तरह आर्टिफिशियल बनने वाली हैना की बॉडी के अंदर ये लोग वो वायरस डाला करते थे जो हैना को हो गया था और फिर सिड उस वायरस को निकालकर हैना के फैंस को बेचा करता था। सिड खुद भी हैना का बहुत बड़ा फैन था। उसकी भी पागलपन की हद ये दिखाई जाती है कि वो हैना के नकली जिस्म का बाजू काटकर उसका खून पीने लग जाता है। तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक मिडिल एज कपल को देखते हैं। बेसिकली हमें जेरल्ड और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है। जेरल्ड तो काफी बूढ़ा दिख रहा है, लेकिन उसकी वाइफ यंग है जैसी। और जेरल्ड की बातों से हमें ये महसूस होता है कि पास्ट में इनका रिश्ता ज्यादा अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों ने एक दूसरे को डाइवोर्स नहीं दिया, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। और अभी भी वो अपने रिश्ते को एक और मौका देने के लिए एक वेकेशन पर जा रहे थे। रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक डॉग आ जाता है और जेरल्ड पैनिक होकर अपनी कार की ब्रेक लगाता है। वो देखते हैं कि ये डॉग यहाँ पर किसी जानवर का शिकार कर कर खा रहा था। इस चीज से ये दोनों अंदाजा लगा लेते हैं कि आसपास का जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और यहाँ के जानवर खूंखार हैं। खैर, अब जेरल्ड हॉर्न कहता है और वो डॉग वहां से दूर हो जाता है और ये लोग गाड़ी बढ़ाकर आगे एक लेक हाउस के अंदर आ जाते हैं। जैसी को ये घर, ये वेकेशन का प्लान, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। वो यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रही होती है। इसी दौरान उसे वो डॉग याद आ जाता है जो घर के कुछ पास में ही उससे दिखा था। उसके लिए वो कुछ मीट के टुकड़े काटती है और उसे बाहर खाना देने के लिए आ जाती है, जबकि जेरल्ड अंदर कुछ मेडिसिन लेता है। इसी दौरान जेरल्ड जेसी को लेने के लिए आ जाता है। जेसी और जेरल्ड अंदर चले जाते हैं और जेसी जाते हुए नोटिस करती है कि दरवाजा तो बंद करना वो भूल ही गए, लेकिन खैर यहाँ पर तो कोई था नहीं, इसलिए बेफिक्र होकर वो भी अंदर चले जाते हैं। यहाँ हम बार बार इस तरह का महसूस कर रहे थे कि जैसे जेरल्ड जेसी को पसंद ना करता हो, बल्कि सिर्फ बाहर से उसे पसंद करने का नाटक कर रहा हो। इस टाइम पर साफ फील हो रहा था कि वो अपनी वाइफ जेसी के साथ कुछ गलत करना चाहता है, उसे मारना चाहता है। वो जेसी को अच्छा सा तैयार होने को कहता है और जेसी जब तैयार होकर बाहर आती है तो वो उससे कहता है कि हम एक गेम खेलते हैं। मैं तुम्हें बेड से बांध दूंगा और तुम्हें टॉर्चर करूंगा और तुम्हें मुझसे अपने आप को बचाना होगा। पहले पहले तो जेसी को ये बात ज्यादा अजीब नहीं लगती और वो मान जाती है, लेकिन जब जेरल्ड गेम की आड़ में जेसी के मुंह पर हाथ रखते हुए उसका दम घोट देता है, यहाँ तक कि किसी पल भी जेसी मर जाती, तो अब जेसी तड़प कर उठ बैठती है और जेरल्ड से कह देती है, मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। अब क्योंकि जेरल्ड को भी भनक हो रही थी कि जैसे उसके इरादों को समझ रही है,
तो वो उल्टा उसी के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारी ही वजह से हमारा रिलेशन आज तक अच्छा नहीं रहा। इस पॉइंट पर जेसी रोने लग जाती है और जेरल्ड से भीख मांगती है कि मुझे खोल दो, लेकिन जेरल्ड उससे खोलने को तैयार ही नहीं था। इन लोगों की बहस चल ही रही थी कि अचानक से जेरल्ड को हार्ट अटैक आने लगता है। वो पहले ही जेसी से काफी ज्यादा एज में बड़ा था और कुछ उसने अपने आप को ड्रग भी किया हुआ था, तो अब उन सभी चीजों की वजह से उससे हार्ट अटैक आ गया और वो यहीं जेसी के ऊपर गिरकर मर गया और उसने जेसी के हाथ तक न खोले। जेसी उसकी ये हालत देखकर रोने लग जाती है, उसे आभासी देती है, पर जेरल्ड अब होश में आने वाला नहीं था। जब जेसी को एहसास हो जाता है कि जेरल्ड मर गया है, तो डरते हुए वो अपने पाँव से उसकी बॉडी को अपने जिस्म से दूर करने की कोशिश करती है। तो जेरल्ड की डेड बॉडी वहां से दूर गिर जाती है। जेरल्ड जो यहाँ अपनी वाइफ को मारने के प्लान से आया था, वो खुद ही मर जाता है। और अब जेसी जो इस टाइम बेड से बंधी हुई है, वो मदद के लिए चिल्लाती है, आसपास लोगों को बुलाने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं। ये जगह बिल्कुल सुनसान है, दूर दूर तक कोई इंसान यहाँ है नहीं और ना ही कोई उसकी मदद को आने वाला है। इसी तरह वक्त गुजरता है और शाम हो जाती है। जैसी यहाँ पर भूखी प्यासी बैठी है। अब वो जो दरवाजा खुला छोड़ कर आई हुई थी, उस दरवाजे से वही डॉग जिसे उसने खाना भी दिया था, वो इसके घर के अंदर आ जाता है। जैसे जानती है कि वो डॉग वो खूनखार है और वो इन्हें कुछ भी कर सकता है। इसी डर में वो उसे डराकर यहाँ से भगाने की कोशिश करती है, पर डॉग तो डरता नहीं, बल्कि वो जेरल्ड की बॉडी को काट लेता है और बेदर्दी से उसके हाथ का एक टुकड़ा अपने मुंह में लेकर यहाँ से चला जाता है। आसान लफ्जों में उसने जेरल्ड की बॉडी को खाना शुरू कर दिया था। जैसी बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, वो अपने लिए कुछ कर भी नहीं पा रही थी। कुछ देर ऐसे पड़े रहने के बाद उसे एहसास होता है जैसे जेरल्ड को होश आ गया है। वो उठकर उससे बातें करने लगता है और बातें करते हुए जैसी को ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो उसे दोबारा मारने आ रहा है। इन दोनों के दरमियान में बहस शुरू हो जाती है, पर जैसी नोट करती है कि जेरल्ड तो वही जमीन पर पड़ा हुआ था। फिर जिस जेरल्ड से वो बातें कर रही थी, वो कौन था? असल में वो बस उसका वहम ही था। जेरल्ड ने जो जिंदगी में अपनी गलतियां नहीं मानी थी, आज वो इस रूप में अपनी गलतियां मान रहा था। असल में ये सब जैसे की सोच ही थी कि कभी तो जेरल्ड अपनी गलतियों को मानेगा, और वही सोचें उसके सामने आ रही थी। इसी सब के दौरान जेरल्ड उसे उसका भी आईना दिखाने लग जाता है, उसकी भी बुराइयां बताने लग जाता है। तो यहाँ पर जैसे की भी इमेज आकर उसे उसके जवाब देने लग जाते हैं। ये लोग इस टाइम पर वो बातें करते हैं जो जिंदगी में इन्होंने एक दूसरे से नहीं की थी और जिसकी वजह से इनका रिश्ता आज तक खराब था। इन दोनों इमेजिनेशंस की वजह से यहाँ असल जैसी को ये बात पता चलती है कि जेरल्ड ने बहुत सारी ड्रग की हुई थी और वो पहले भी ड्रग्स लेता था। और ऐसे ही उसे ये बात भी पता चल जाती है कि कुछ देर पहले जेरल्ड ने पानी पीकर एक गिलास इनकी बेड वाली शेल्फ के ऊपर रखा था। इस तक जैसी एक्सेस कर सकती थी, इसीलिए जल्दी से वो पानी का ग्लास पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसके हाथ उसके मुंह से बहुत ज्यादा दूर थे। उससे पानी पिया नहीं जा रहा था, इसीलिए अब वो अपने ड्रेस पे से टैग उतारती है और उसे स्ट्रॉ बनाकर उस पानी को पीने की कोशिश करती है। पानी पीने के बाद उसे नींद आ जाती है और वो सो जाती है और आधी रात यूं ही कट जाती है। आधी रात में जैसे कि आंख खुलती है किसी की आहट से। उसने डर कर देखा तो उसके सामने कोई आदमी खड़ा था जिसकी आंखें लाल लाइट की तरह चमक रही थी। हाथ में उसके बॉक्स था जिसके अंदर मरे हुए इंसानों की हड्डियां थी। जैसे बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि किसी की आंखें जल नहीं सकती, जरूर वो अब भी हेलुसिनेट कर रही होगी, ये सब जो वो देख रही है वो उसका वहम ही होगा। इसीलिए वो आंखें बंद कर लेती है और तभी उसकी इमेजिनेशन वाला उसका हस्बैंड यानी जेरल्ड उसके कान में आकर कहता है, ये मौत है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैसे उसकी बातों से डर रही थी तो जेरल्ड उसे माउस कहकर पुकारने लगा और इससे जैसी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि बचपन में उसके स्टेप डैड भी उसे माउस कहकर पुकारते थे और वो उसे अब्यूज भी किया करते थे। ये सारी चीजें याद आने के बाद जैसे और भी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं और अब उसके इमेजिनेशन वाले जेसी और जेरल्ड दोनों उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हैं मेंटली अपनी बातों से कि तुमने अपनी लाइफ में सारे फैसले गलत लिए। पहले तुम अपने स्टेप डैड के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाई और फिर बड़े होकर जब तुमने शादी की तो ऐसे ही आदमी से शादी कर ली जो गलत इंसान था, जिसने हमेशा तुम्हारा हर तरीके से फायदा उठाने की कोशिश की और फिर तुम्हें मारना भी चाहा। जैसी को अपनी लाइफ की सारी मुश्किलें इस टाइम पर याद आती हैं, जिन चीजों से वो काफी पहले बाहर भी निकल आई थी। उसे याद था कि उसकी मॉम उसके स्टेप डैड के बारे में सब कुछ जानती थी, पर उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। ऐसे ही वो भी हमेशा से जेरल्ड के बारे में सब कुछ जानती थी कि जेरल्ड अच्छा इंसान नहीं है, फिर भी कभी उसने डाइवोर्स का नहीं सोचा। इस टाइम वही जेरल्ड उसे उसकी बुजदिली के ताने देने लगता है और कहता है, तुम अभी भी डरपोक हो और अपने डर को खत्म करने के लिए तुम असल चीजों को भी अपनी इमेजिनेशन समझ रही हो, अपनी सोच समझ रही हो। हालांकि वो लाल आंखों वाला जो इंसान आया था वो सच में एक इंसान ही था, तुम्हारी सोच नहीं थी। वो देखो उसके पाँव के निशान,
जो खून से भरे हुए हैं। जैसी जब फ्लोर पर दिखती है तो वहां सच में पाँव के निशान थे खून से भरे हुए। ये देखकर वो भी डर जाती है और अब उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे उसके हाथ भी उसकी बॉडी से कट चुके हैं, क्योंकि काफी देर हथकड़ी से बंधे रहने की वजह से उसके हाथों में खून गर्दिश करना बंद कर गया था। अगर कुछ देर वो इसी हालत में रहती तो वो जानती थी कि उसके हाथ हमेशा के लिए काम करना छोड़ देंगे। इसीलिए अब वो बेड के ऊपर की तरफ पड़ा हुआ ग्लास पकड़ती है और उसे तोड़कर अपनी कलाई काट लेती है ताकि खून बहता रहे और उसके बाजुओं में खून की क्लॉटिंग ना हो। खून के बहने की वजह से अब उसका हाथ ही स्लिपरी हो रहा था। उसने अपने हैंडकफ्स में से हाथ निकालने की कोशिश की तो महसूस किया कि अब उसके हाथ निकल सकते थे, लेकिन स्किन में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने जोर लगाया तो उसकी स्किन भी कटकर हाथों से अलग हो गई। पर अच्छी बात यह थी कि उसका एक हाथ आजाद हो गया था। वो जल्दी से दूसरी साइड पर गई, उसने चाबी उठाई और अपना दूसरा हाथ खोलते हुए अपने आप को फाइनली आजाद कर लिया। आजाद करने के बाद वो जल्दी से पहले पानी पीती है और फौरन अपने हाथ पर पट्टी बांधती है, क्योंकि बहुत सारा खून उसका बह चुका था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में कमजोरी भी होने लगी थी। वो जल्द ही इस घर से निकलकर भागना चाहती थी, किसी को मदद के लिए बुलाना चाहती थी, लेकिन इसी घर के अंदर चंद कदम चलते ही वो बेहोश हो जाती है। इस मर्तबा जब जेसी को होश आया तो उसके सामने वही लाल आंखों वाला इंसान था। जैसे जानती थी वो सच में यहाँ पर है। उससे जान बचाने के लिए वो उसे लालच देने की कोशिश करती है और अपनी वेडिंग रिंग उतार कर उसे दे देती है। किलर भी उससे उसकी रिंग पकड़ लेता है, जिसके बाद जैसी तेजी से पीछे मुड़ती है, कार की चाबियां उठाती है और भागते हुए कार तक जाती है। वो बस अपने आप को बचाकर यहाँ से भागना चाहती थी। जंगलों के रास्ते में नंगे पांव उसने कार तेजी से दौड़ा दी, लेकिन रास्ते में उसे दोबारा महसूस हुआ कि जैसे उसकी कार के पीछे कोई बैठा हुआ है। बैकव्यू मिरर से उसने देखा तो वही लाल आंखों वाला डरावना किलर उसके पीछे था, जो अचानक से ही पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है और उससे बचने के चक्कर में जैसी अपनी कार को एक दरख्त के अंदर मार देती है। एक्सीडेंट की आवाज सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए यहाँ आ जाते हैं, जिसके बाद सीन कट होकर हमें कई माह बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि अब जैसी का हाथ पहले की तरह ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर रहा, लेकिन उसकी लाइफ पहले से बहुत अच्छे से काम कर रही है। इस टाइम वो एक पेपर निकाल कर 12 साल वाली जेसी के लिए एक लेटर लिखती है, जिसके लिए वो कभी कुछ बोल नहीं पाई थी, कभी हिम्मत नहीं कर पाई थी। वो 12 साल वाली जेसी से माफी मांगती है और बताती है कि अब उसने सभी चीजों को ठीक करना शुरू कर दिया है। जेरल्ड की इंश्योरेंस वाले पैसों से अब उसने एक ऐसी फाउंडेशन भी स्टार्ट की है जो जैसी जैसी बच्चियों को प्रोटेक्ट करेंगी। उसकी लाइफ पहले से काफी स्टेबल हो गई थी, लेकिन आज भी उसे रात को डरावने डरावने ख्वाब आते थे। ख्वाब में उसे अपने हस्बैंड, अपने स्टेप डैड दोनों नजर आया करते थे, और कभी कभार तो वो ख्वाब जब ज्यादा डरावने हो जाते थे तो उसे वो लाल आंखों वाला किलर भी नजर आता था। और जब उसकी कंडीशन ज्यादा खराब हो जाती थी तब तो उसे वो किलर अपने रूम में भी खड़ा हुआ दिखाई देता था, लेकिन हमेशा वो उससे कहती थी कि तुम बस मेरा एक भ्रम हो, मेरी हेलुसिनेशन हो। ऐसे ही जिंदगी करती रही और एक दिन जेसी को एक बहुत ही भयानक हकीकत पता चली। उसे न्यूज़पेपर से एक सीरियल किलर के बारे में पता चला, जो लोगों के घर जाकर लोगों को मारता था और फिर उनके जेवर और उनकी हड्डियां ले लिया करता था और उनका मुंह खा जाया करता था। सारी स्टोरी पढ़ने के बाद जब हमें उस किलर की पिक्चर दिखाई जाती है तो वो और कोई नहीं बल्कि वही किलर था जो बार बार जेसी के हेलुसिनेशंस के अंदर आया करता था। इस चीज से जेसी समझ जाती है कि उस दिन सच में उस घर में वही किलर था, वो सब उसकी हेलुसिनेशन नहीं थी। उसी किलर ने जेसी के हस्बैंड का चेहरा भी खाया था और फिर बाद में भी वो उसके घर आया करता था। लेकिन जेसी एक चीज पर कंफ्यूज हो गई थी कि अगर वो सीरियल किलर था तो उसने जेसी को क्यों नहीं मारा था। इसी कंफ्यूजन को लिए वो अगले दिन कोर्ट की हियरिंग में चली जाती है, जहां पर उस सीरियल किलर को सजा दी जानी थी। हमें पता चलता है कि वो सीरियल किलर बिल्कुल पागल है, एक साइकोपैथ है, जो जिससे को देखते ही ये कहने लग जाता है कि तुम सिर्फ मेरा एक भ्रम हो। वही बात जो जेसी हमेशा उससे कहा करती थी। इस सब की वजह से एक मिनट के लिए तो जेसी को डर लगता है, लेकिन फिर जेसी दोबारा से अपनी हिम्मत बांधती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो रोज रात को इसी किलर के सामने रूम में हिम्मत बांधा करती थी। उसे इस किलर की शक्ल में अपने स्टेप डैड और अपने हस्बैंड की शक्ल नजर आती है, और वो आगे बढ़कर उस किलर का सामना करती है और उससे कहती है कि तुम उससे भी ज्यादा घटिया हो जितना मैं सोचती हूँ। ये सुनकर किलर भड़क जाता है, लेकिन पीछे से पुलिस ऑफिसर्स उसे काबू कर लेते हैं और जैसी वहां से बाहर निकल आती है। किलर ने आज तक जैसी को इसलिए नहीं मारा था क्योंकि जैसी किलर से डरी ही नहीं थी। और ऐसे जैसी की ये कहानी इस सबक के साथ खत्म हो जाती है कि हमारी हिम्मत हमें बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी निकाल सकती है।